नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज पाकिस्तान उस दिन की सालगिरह मना रहा है जब उसने पहली बार चोरी की टेक्नोलॉजी से परमाणु हथियार हासिल किया था, या यूं कहिए कि परमाणु बम का पहला विस्फोट किया था। पाकिस्तान के परमाणु बम चोर बाजार वाले बम क्यों हैं, उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जानिए कि कैसे चोरी के परमाणु बमों को पाकिस्तान चोर रास्ते से ही आगे बेचने में जुटा हुआ है। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चगाई पहाड़ों में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। तब से इस दिन को पाकिस्तान यौम तकवीर के नाम से याद करता है और उसका जश्न मनाता है। यौम का मतलब यह हुआ कि दिन, और तकबीर का मतलब अल्लाह महान है या अल्लाह सबसे बड़ा है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान ये बताने और साबित करने की कोशिश करता आया है कि वो दुनिया का पहला और इकलौता परमाणु पावर है, और पहला और इकलौता परमाणु पावर वाला मुस्लिम देश। लेकिन कंगाली के दौर में जी रहे पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड का नया खलीफा बनने के लिए उसने क्या कोशिशें शुरू कर दी है, आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और पाकिस्तान की कोशिश ये है कि अब ये परमाणु टेक्नोलॉजी, परमाणु बम वाली टेक्नोलॉजी वो तुर्की को थमा दे, और तुर्की जो परमाणु बम हासिल करना चाहता है उसको ये टेक्नोलॉजी का सौदा कर ले उसके साथ। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत से लड़ाई में तुर्की ने पाकिस्तान की झोली एक तरीके से जो सस्ते वाले ड्रोन थे उससे भर दिए थे। तुर्की के पास इस समय खुद के परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो नेटो का हिस्सा होने के कारण अमेरिका के न्यूक्लियर सुरक्षा कवच का हिस्सा है। तुर्की के इंसरलिक एयरबेस पर अमेरिका के करीब 50 B-61 परमाणु बम रखे हुए हैं। मगर अब जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि तुर्की खुद अपने दम पर एटमी ताकत बनना चाहता है, वो परमाणु बम हासिल करना चाहता है, और इस सफर में उसका पार्टनर बन रहा है पाकिस्तान। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि तुर्की ने पाकिस्तान से सेंट्रीफ्यूज यानी कि यूरेनियम को शुद्ध करने वाली मशीन हासिल करने की एक तरीके से उसकी डील हो गई। और ईरान की तरह तुर्की पर भी यह आरोप है कि वो परमाणु ऊर्जा के नाम पर परमाणु बम तैयार करने में जुटा हुआ है। तुर्की में अक्कुयू न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां इस पर काम चल रहा है। और वैसे तो तुर्की यह दावा करता है कि यह पावर प्लांट सिर्फ उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह शक जताया गया है कि तुर्की गुपचुप तरीके से यूरेनियम संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साजिश वाली इस थ्योरी को इसलिए भी क्रेडिबल माना जा रहा है क्योंकि तुर्की ने कजाकिस्तान के साथ भी एक सैन्य समझौता किया है। और आपको बता दूं कि कजाकिस्तान दुनिया का वो देश है जो 35% यूरेनियम की सप्लाई करता है, यानी कि यूरेनियम की सप्लाई पर उसका जो कब्जा है वो 35% उसकी हिस्सेदारी है उसमें। यानी देखिए तो तुर्की को यूरेनियम का सोर्स भी मिल गया और पाकिस्तान के रूप में टेक्नोलॉजी का सप्लायर भी। आज पाकिस्तान की जो माली हालत है उसके देखते हुए ये संदेह बिल्कुल जो एकदम बिल्कुल सही है कि वो परमाणु बमों की सौदेबाजी कर सकता है। वो आवाम के लिए रोटी जुटाने के लिए कोशिश करे या ना करे, लेकिन अपनी सेना के जनरलों और अपने हुक्मरानों की अय्याशी के लिए ऐसा जरूर कर सकता है। तुर्की को परमाणु बम देना वो सवाब का काम मानेगा, क्योंकि वो ये जो हथियार है वो एक मुस्लिम देश से दूसरे मुस्लिम देश को दिया जा रहा है, और ये कहकर वो एक तरीके से अपने जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनको इसके लिए राजी कर सकता है। इसलिए हम लगातार ये कहते रहे कि पाकिस्तान के परमाणु पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि जिस देश में आतंकी और सेना के बीच कोई फर्क नहीं है, उस देश के परमाणु बम कितने सुरक्षित हैं, उस देश के हाथ में परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं, महफूज हैं, एक ऐसा सवाल है जिस पर कि दुनिया को विचार करना चाहिए। सच तो यह है कि एक ऐसा खतरा है जो कि दुनिया पर हमेशा मंडराता रहता है। पाकिस्तान आज परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो इसलिए
कि ये जो उसको परमाणु टेक्नोलॉजी है वो उसको चीन से मिली, और पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का सबसे गरीब देश। पाकिस्तान को ये परमाणु बम अपनी क्षमता से हासिल नहीं हुए, बल्कि उसने चोरी और जासूसी से इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया है। और एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन की मदद के बिना पाकिस्तान का परमाणु बम कभी वजूद में नहीं आता। और आज पेट भरने के लिए भी पाकिस्तान चीन से मिलने वाली उधारी पर निर्भर है। बीजिंग ने पाकिस्तान को जून के अंत से पहले 3.7 अरब डॉलर का कॉमर्शियल लोन देने का आश्वासन दिया है, और इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 1 अरब डॉलर के कर्ज को भी मंजूरी दी है। यानी पाकिस्तान के हुक्मरान एक तरफ तो उधार लेकर देश चला रहे हैं और दूसरी तरफ परमाणु बमों की स्मगलिंग में भी जुटे हुए, और यह सब हमारे पड़ोस में हो रहा है। इसलिए हमारी चिंता बनती है। वैसे जान लीजिए कि तुर्की ने परमाणु बम हासिल करने के लिए भारत के साथ भी चाल चलने की कोशिश की थी। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने भारत पर डोरे डाले। तुर्की ने ऊर्जा जरूरतों का हवाला देकर भारत से थोरियम आधारित टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने तुर्की के इरादों को भांपते हुए थोरियम से बिजली बनाने की जो तकनीक है वो उससे साझा करने से इनकार कर दिया। दरअसल तुर्की के पास 3,81,000 टन थोरियम का भंडार है, लेकिन इसको इस्तेमाल करके बिजली बनाने, या यूं कहें कि इसको इस्तेमाल करके परमाणु बम बनाने की जो तकनीक है वो तुर्की के पास नहीं है। उस तकनीक में भारत को एक तरीके से शुरुआती सफलता मिल चुकी, और भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कि थोरियम से परमाणु बिजली और परमाणु बम दोनों बनाने की टेक्नोलॉजी पे बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है, और हमारे यहां जो रिसर्च है वो एकदम एडवांस स्टेज में है। भारत का परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा के परमाणु ऊर्जा विकसित करने की एक रणनीति पर आधारित है, जो देश में मौजूद सीमित यूरेनियम संसाधन और विशाल थोरियम भंडार के इस्तेमाल को एक तरीके से बैलेंस करता है। भारत के केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय इलाकों में थोरियम के बड़े भंडार मौजूद हैं, और कहा जाता है कि थोरियम भारत में उसकी उपलब्धता देखी जाए तो 8,31,000 टन से ज्यादा थोरियम भारत में मौजूद है। थोरियम 232 को न्यूट्रॉन की सहायता से यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है, और यह रिसर्च सिर्फ भारत में हो रहा है। और जो यूरेनियम 233 है, यही एक तरीके से परमाणु बिजली में ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक फिसाइल मटेरियल है, रेडियो एक्टिव और फिसाइल मटेरियल है, इसलिए इसका परमाणु ऊर्जा में भी इसका इस्तेमाल होता है और परमाणु बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसको एक तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो मुख्य ईंधन है वो यूरेनियम 233 होता है। थोरियम 232 से सीधे परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसे अगर यूरेनियम 233 में बदल दिया जाए तो इसको ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और परमाणु बम बनाने में भी। और भारत में इस पर काम बहुत तेजी से हो रहा है, और कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रोटोटाइप भारत बनाने में कामयाब हो गया है, जिसमें कि जो थोरियम है उसको यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है। बल्कि भारत के काकरापार रिएक्टर में थोड़ी मात्रा में यूरेनियम के साथ थोरियम को भी इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के तौर पर। और कामिनी रिएक्टर में, जो कि हेवी वाटर प्रेशराइज्ड रिएक्टर है, उसमें थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलने का जो पूरा काम है और उस पर जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जिस पर सिर्फ भारत काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे पास यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में, बल्कि यूं समझिए कि नहीं के बराबर है, लेकिन
थोरियम का बड़ा भंडार है। और अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है परमाणु ऊर्जा के मामले में, तो हमें इस थोरियम को यूरेनियम में बदलने की तकनीक को साधना होगा। और ये ऐसी तकनीक है जिसको हम आसानी से किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं कर सकते। अगर इस तकनीक को हमने एक बार साध लिया तो आप समझिए कि हिंदुस्तान परमाणु ऊर्जा के मामले में हमेशा हमेशा के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। और चूंकि तुर्की पाकिस्तान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है, हम ऐसे देश के साथ ऐसी संवेदनशील टेक्नोलॉजी कैसे शेयर कर सकते हैं? और जिस पाकिस्तान में आतंकी और सेना में कोई फर्क नहीं है, एक तरीके से सेना के जवान और अफसर वर्दी वाले आतंकी हैं, तो अगर आतंकियों को देखिए तो बिना वर्दी वाले सैनिक हैं। और जब ऐसा घालमेल चल रहा हो जिस देश में, उस देश में परमाणु बम का होना, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। और अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा इसको गौर से देखिए। ये आज की तस्वीर है। आज पाकिस्तान में यौम तकबीर का जश्न मनाया जा रहा है। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं शहरों में। और उसमें से एक पोस्टर पर जरा गौर करिए। सेना के नए नए फील्ड मार्शल, मैं फील्ड मार्शल उनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो फील्ड मार्शल की उपाधि उन पर शोभा नहीं देती, वो फील्ड मार्शल ही। तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तस्वीर भी आपको इसमें एक कोने में दिखाई देगी। और दूसरे कोने पर जो शख्स है उसको भी जरा गौर से देखिए। एक तरफ मुनीर और दूसरी तरफ है आतंकी सरगना फैजल नदीम। हाफिज सईद दुनिया को दिखाने के लिए जो राजनीतिक दल चलाता है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, फैजल नदीम उस पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया है। और इसे हाफिज का राइट हैंड कहा जाता है, हाफिज सईद का। लेकिन देखिए जरा कि मुनीर के साथ साथ लश्कर के आतंकी सरगना को भी पाकिस्तानी यौम तकबीर के बैनर पर जगह दिया जा रहा है, और इतनी प्रमुखता से दिया जा रहा है। इससे एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि आम पाकिस्तानी भी अपनी सेना और आतंकियों को एक ही दर्जे में रखते हैं, एक ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उनकी सेना भी धर्म के नाम पर लड़ती है और आतंकी भी धर्म का ही नाम लेकर लोगों का कत्ल करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि दोनों अधर्म के रास्ते हैं। और ऐसे लोगों के पास परमाणु बम है। आप सोचिए कि यह कितनी खतरनाक स्थिति है। हकीकत तो यह है कि यह परमाणु बम ही एक तरीके से उनके लिए सुरक्षा कवच है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक उनके पास परमाणु बम है तब तक इसके नाम पर वो दुनिया को ब्लैकमेल करते रहेंगे। वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे और दुनिया को धमकी देते रहेंगे कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो हमने परमाणु बम सबे बारात के लिए नहीं बनाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक क्लियर कर दिया है कि इस ब्लैकमेलिंग का टाइम खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान जब भी हिमाकत करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ऑपरेशन सिंदूर उसकी पहली किस्त। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि अयोध्या में फिर 22 जनवरी वाली तैयारी क्यों दिखाई दे रही है, और इस बार अयोध्या में क्या बड़ा होने जा रहा है। तो अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अद्भुत समारोह पिछले साल 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने देखा था। सनातन की उस परिकल्पना को साकार होते देखा था जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से हो रहा था। और 1.25 साल बाद अब अयोध्या राम मंदिर में राजा राम विराजने वाले हैं। मंदिर के प्रथम तल पर पूरे राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की बारी। भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों के लिए राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा बहुत अहम है। और क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, देश का मूड मीटर में आज उस पर हम बात करें। रामलला यानी
भगवान राम का 5 साल का बाल स्वरूप, जिसमें उन्होंने अयोध्या में सबका मन मोह लिया। जो रूप राम भक्तों के दिल में वात्सल्य और प्रेम का भाव जगाता है, वो तस्वीर या वो मूर्ति राम मंदिर में स्थापित हो चुकी, जो याद दिलाता है कि भगवान राम की जन्मस्थली है अयोध्या। और भगवान राम का दूसरा स्वरूप राजा राम, भगवान राम का वो स्वरूप जो रघुकुल का गौरव है, जो दुष्टों का नरसंहार करता है, भक्तों को अभयदान देता है और संसार में राम राज्य की स्थापना करता है। मन में भरोसा देता है कि राजा राम हर मुश्किल में हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम के बाल रूप के बाद अब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया अभिजित मुहूर्त में 5 जून को दिन में 11 बजे के बाद प्रारंभ होगी। तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बस 1 हफ्ते दूर है। तारीख है 5 जून। हिंदू पंचांग के मुताबिक गंगा दशहरा का शुभ दिन और सबसे जबरदस्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:25 से लेकर 11:40 बजे तक। इन 15 मिनटों में राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार, राम मंदिर के परकोटे और राम मंदिर के सप्त मंडप को मिलाकर 18 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जानी, जिसमें राम दरबार की सनातनी परिकल्पना पूरी तरीके से साकार होती दिखेगी। वो 18 मूर्तियां कौन सी होगी, उनका क्रम क्या होगा और उन्हें खास दिशाओं में स्थापित करने का क्या मतलब है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि कैसे ग्रह नक्षत्रों के खास संयोग को पिछली बार की तरह इस बार भी ध्यान में रखा गया है और इस तारीख को, इस मुहूर्त को खास तौर पे चुना गया है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले साल 22 जनवरी का दिन चुना गया और वो पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तारीख थी। और हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसी तिथि को भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए कुर्मा अवतार लिया था, यानी कछुए का रूप धारण किया। जबकि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तय हुई और सनातन धर्म में इसे द्वापर युग के शुरू होने की तिथि मानी जाती। स्वर्ग से इसी दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई और सनातन में ऐसी तारीख, ऐसे मुहूर्तों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसलिए चुना जाता है ताकि उसका प्रभाव अमिट रहे और अनंत काल तक रहे। राम मंदिर के प्रथम तल में जिस राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें 6 मूर्तियां हैं। सिंहासन पर भगवान राम और उनकी अर्धांगिनी सीता होंगी। सिंहासन के बाईं तरफ वीरासन की मुद्रा में हनुमान बैठे होंगे और दाईं तरफ हाथ जोड़े लक्ष्मण खड़े होंगे। सिंहासन के पीछे भरत और शत्रुघ्न खड़े होंगे और ये राम दरबार की वो छवि है जो हर हिंदू के दिल में बसती है। लेकिन धर्म ग्रंथों के मुताबिक राम दरबार का दायरा इससे भी ज्यादा बड़ा है। उसमें भगवान राम के साथ साथ कई और प्रिय सेवक और सेनापतियों की गिनती होती है। इसमें लंका युद्ध के समय राम की सेना में 18 सेनापति बताए जाते हैं, जिनमें से कईयों के नाम आपने रामायण और रामचरितमानस में सुना होगा, जैसे हनुमान के अलावा सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल नील, विभीषण वगैरह वगैरह। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इनकी भी पूरी विधिवत और विधि विधान से इनकी भी पूजा की जाएगी। और क्योंकि इनके बिना राम दरबार पूरा नहीं माना जाता, इसलिए इनकी भी पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन जो राम मंदिर में राम दरबार स्थापित किया जा रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें यह शामिल नहीं है। उसमें जो हमने बताया वो 6 मूर्तियां ही होंगी। उसमें भगवान राम, माता सीता, हनुमान और उनके जो 3 भ्राता हैं, उसमें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न,
इन्हीं 6 लोगों की मूर्तियां वहां लगाई जाएगी। लेकिन बाकी जो राम दरबार के जो सदस्य हैं वो इस दरबार में क्यों नहीं होंगे? ये सवाल आपके मन में आ रहा हो तो उसका भी जवाब जरा समझ लीजिए। भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ हनुमान जी को अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, जबकि जो बाकी के 17 सेनापति थे उनको अयोध्या से बाहर अलग अलग जगहों का प्रभार सौंपा गया। जैसे विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और सुग्रीव को किष्किंधा का। इसीलिए अयोध्या के राम दरबार में भगवान राम के अलावा यही 6 लोग जो लंका विजय के बाद अयोध्या में उनकी सेवा में तैनात रहे। बात राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की है तो राम दरबार की इन मूर्तियों को कितनी शुद्धता, कितनी आस्था और किन नियमों का पालन करते हुए तैयार किया गया है, उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। अयोध्या का राम मंदिर के राम दरबार को गढ़ने के पीछे एक गहरी साधना है, राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे की साधना। उन्होंने राम दरबार को फाइनल आकार देने में 8 महीने से ज्यादा का समय लिया और इन 8 महीनों में हर दिन उन्होंने खुद को पूरी तरीके से राम में रमाए रखा। उनके दिन की शुरुआत रामलला के दर्शन और फिर मंदिर परिक्रमा से होती और वो 2 घंटे तक परिक्रमा करते हैं और हर परिक्रमा के बाद 1 घंटे रामचरितमानस का पाठ करते हैं और इसके बाद अगले 10 घंटे वो पूरी भक्ति भाव से राम दरबार की मूर्तियां गढ़ते। सत्यनारायण पांडे ने इन 8 महीनों में राम मंदिर की 540 परिक्रमाएं की और तब जाकर राम दरबार को उन्होंने साकार किया। सत्यनारायण पांडे ने राम दरबार समेत कुल 18 मूर्तियों को पूरी श्रद्धा भाव से तराशा है और इसमें राम मंदिर के परकोटे पर स्थापित होने वाली 6 देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। और वो जो 6 देवी देवता हैं उसमें भगवान शिव, दुर्गा, गणेश, हनुमान, अन्नपूर्णा और सूर्य की मूर्तियां शामिल। राम मंदिर के परकोटे पर इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को ही की जाएगी। इसके अलावा राम मंदिर में सप्त मंडप के लिए भी सत्यनारायण पांडे ने 7 मूर्तियां बनाई जो राम कथा के प्रमुख किरदार माने जाते हैं और वो हैं भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ के भाई महर्षि अगस्त्य और जिनके दंडक वन के आश्रम में वनवास के दौरान राम रहे। उसके अलावा ऋषि गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या जिनका उद्धार भगवान राम ने किया और वनवास में भगवान राम को जूठे बेर खिलाने वाली शबरी और उन्हें गंगा पार उतारने वाले निषाद राज। ये सारे लोग जो मंडप होगा वहां पर इन सबों की मूर्तियां भी स्थापित की जाएगी। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये सारी मूर्तियां राम कथा के अलग अलग पड़ावों की याद राम भक्तों को दिलाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस तरीके से अयोध्या में राम दरबार की स्थापना के साथ ही राम मंदिर के निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण जो है वो पूरा हो जाएगा और जुलाई तक कहा जा रहा है कि ये जो राम दरबार है वो दर्शन के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि आखिर किन सबूतों के दम पर कैश कांड में जस्टिस वर्मा पर एक्शन होना तय माना जा रहा है और क्या है नवभारत का ऑपरेशन मी लॉर्ड। तो आज से ठीक 75 दिन पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगी और जले हुए नोटों की गड्डियां और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो एक बार ही लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इंसाफ के मंदिर में बैठकर जस्टिस वर्मा कैसे नोटों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। घटना के तुरंत बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया। जांच कमेटी बैठी, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि घटना के इतने दिनों बाद भी इस मामले में कोई एफआईआर तक नहीं हुई।
3 जजों की कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी और उसके आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यह सवाल आज भी हिंदुस्तान के हर नागरिक के मन में उठ रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या आम आदमी और जज के लिए कानून अलग अलग हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्या इतने बड़े कैश कांड में इंसाफ सिर्फ जस्टिस वर्मा के इस्तीफे से हो जाएगा? तमाम सवाल हैं जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है और यह भी जानना चाहती है कि 3 जजों ने अपनी रिपोर्ट में इस कैश कांड में क्या क्या कहा है। आज हम ऑपरेशन मिलॉर्ड में आपको ये बताएंगे कि 64 पन्नों की इस रिपोर्ट के एक एक पन्ने पर क्या लिखा हुआ है। और सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि ये जो जांच हुई वो कैसे हुई और किन किन लोगों की गवाहियों पे हुई। तो इस जांच को 33 दिनों में अंजाम दिया गया और इसमें 55 गवाहियां हुई, 55 गवाही। और जो 55 गवाही हुई उसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, इसके अलावा सीआरपीएफ के 6 अधिकारी और कर्मचारी, उसके अलावा जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा, उनके परिवार के लोग और उनके 15 स्टाफ मेंबर, इन सब से पूछताछ की गई और उस पूछताछ के आधार पर एक 64 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन 55 गवाहों में जो गवाह नंबर 20 है, उसने इंक्वायरी कमेटी के सामने जो आंखों देखी बात कही ना, वो आप जानेंगे तो आपकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहे। ये गवाह नंबर 20 दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के एसएचओ उमेश मलिक है। और उमेश मलिक ने अपनी गवाही में यह बताया कि जब वो जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंचे तो उन्हें 1.5 फीट ऊंचा अधजले नोटों का ढेर मिला। सोचिए जरा, 1.5 फीट ऊंचा जले हुए नोटों का ढेर। यही नहीं, एसएचओ उमेश मलिक ने जो आंखों देखी बयान दिया उसमें उन्होंने बताया कि स्टोर रूम के दरवाजे से लेकर सामने की दीवार तक नोट बिखरे पड़े थे। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर वो कमरा कितना भी छोटा होगा, 10 बाई 12 का भी अगर कमरा है, तो 10 बाई 12 के एक कमरे में 500-500 के नोटों की गड्डियां एक के ऊपर एक अगर घुटनों से ऊपर तक की ऊंचाई में अगर लगाकर रखी गई है, बिछाई गई है जमीन पे, तो ये कितने हों? कैलकुलेट अगर करना चाहेंगे तो घंटों आपका निकल जाएगा, लेकिन अंदाजा नहीं लगेगा कि ये कितने नोट होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये 65 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 85 करोड़ था, और कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, 100 करोड़ से भी ज्यादा के नोट। अब ये कितना नोट था किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जब आग लगी उसके बाद जो बचा वो देखकर लोगों ने अनुमान लगाया है, क्योंकि नोटों की गिनती तो हो नहीं पाई। जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी और उनके घर के स्टोर रूम से अधजले नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जांच के लिए गठित 3 जजों की कमेटी उस स्टोर रूम में भी गई जो उनके कैंपस के भीतर है और जो आउट हाउस है। और जांच कमेटी ने इस स्टोर रूम को लेकर क्या पड़ताल की, जस्टिस वर्मा ने स्टोर रूम को लेकर क्या दावे किए और उनके दावों को कैसे खारिज किया गया, उनके दावों में कोई दम नहीं पाया गया, यह भी आप जरा जानिए। तो जस्टिस वर्मा ने दावा यह किया कि स्टोर रूम को कई लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो मेरा पैसा तो बिल्कुल नहीं था। और उन्होंने तो यह भी माना कि वहां तो कोई पैसा ही नहीं मिला था, बल तो उन्होंने ये कहा। लेकिन जो सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि भाई ये स्टोर रूम सिर्फ मेरा नहीं था, वो घर के बाहर एक आउट हाउस पे बना हुआ स्टोर रूम था जिसमें कि घर के पुराने धुराने सामान पड़े रहते थे। लेकिन उनका यह दावा खारिज हो गया, क्योंकि गवाह ने कहा कि दरवाजा हमेशा बंद रहता था, ताला लगा रहता था, और ताला भी कोई एक नहीं, 2-2 ताले लगे रहते थे, और ताले की चाबी सिर्फ वर्मा के करीबियों के पास रहती थी, और बिना अनुमति के उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता था। और यहां तक कि अंदर जाने वालों की लिस्ट भी बनाई जाती थी, और कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा ये जस्टिस वर्मा के परिवार वाले ही तय करते।
अब आप सोचिए कि आपके घर के अहाते में एक कोई ऐसा कोने में कमरा हो जिसमें कि आपके घर की पुरानी मेजें, टूटी फूटी साइकिलें या जो भी घर का कचरा पड़ा हुआ हो, उसमें जाने के लिए अगर लोग लिस्ट बना रहे हैं और उसमें 2-2 ताले लगाए गए हैं, ये कोई सामान्य बात है? अब सवाल है कि जज साहब के बंगले में किसकी एंट्री होनी है, ये परमिशन कहां से आता था, कौन देता था? इस एंगल के साथ हुई जांच में 2 अहम किरदारों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। किरदार नंबर 1 है जस्टिस वर्मा का निजी सचिव RS कार्की और किरदार नंबर 2 है मोहम्मद राहिल, जो जस्टिस वर्मा के बंगले का कर्मचारी था। ये वही राहिल है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा था, उसमें जो आवाज सुनाई देती है, उसमें कहा जाता है कि महात्मा गांधी जल गए भाई। ये जो राहिल था, ये वही आदमी था जो जस्टिस वर्मा के घर पर कर्मचारी था, और जो आवाज सुनाई दे रही है उस वीडियो में, वो आवाज जस्टिस वर्मा के निजी सचिव RS कार्की की आवाज। जरा एक बार वो वीडियो सुनाइए और उसका अप साउंड करके लोगों को सुनाइए कि वो जो उसमें आवाज सुनाई दे रही है, उसमें जो शख्स बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। महात्मा गांधी में आग लग रही भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही भाई। तो महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, राहिल। और ये वो राहिल उनके बंगले का, जस्टिस वर्मा के बंगले का कर्मचारी, और ये बोलने वाला उनका निजी सचिव। और उन्होंने कमेटी के सामने RS कार्की ने स्वीकार किया कि वो उसी की आवाज। अब आप सोचिए, ये सिर्फ जो हमने आज ऑपरेशन मीलॉर्ड के तहत जो खुलासे किए हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसकी एक छोटी सी बानगी है। ऐसे 64 पन्नों की इस रिपोर्ट में ऐसे तमाम खुलासे हैं जिसको आप पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जस्टिस वर्मा इतनी अकूत दौलत जस्टिस वर्मा ने आखिर कैसे कमाई होगी, कैसे हासिल की होगी। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश को जानने का हक नहीं है कि ये करोड़ों रुपए नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए ये कहां से आए, और वो किन किन फैसलों से उसके तार जुड़े हुए थे जस्टिस वर्मा के? ये सब जानना क्या इस देश का हक नहीं है? देश की जुडिशियरी, टॉप जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना होगा कि ये जो उन्होंने जस्टिस वर्मा के घर पर जो आग लगी थी ना, वो अभी भी सुलग रही है लोगों के दिलों में, और उनके मन में सवाल सुलग रहा है जिसका जवाब मिलना ही चाहिए। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।